नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का मुद्दा छेड़कर एक बार फिर इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। मध्य प्रदेश की धरती से पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल वोट बैंक के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। वोट बैंक की खातिर कई सियासी पार्टियां मुस्लिम बहनों का नुकसान कर रही हैं। पीएम ने तर्क दिया कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक अलग कानून और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर आखिर कैसे चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन वोट बैंक के भूखे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मंगलवार की देर रात प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद ऑनलाइन इमरजेंसी बैठक की, जिसमें यूसीसी के विरोध का फैसला किया गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड यूसीसी पर लॉ कमीशन के सामने अब पक्ष रखने की बात कर रहा है। हालांकि यूसीसी पर मुस्लिम संगठनों के अलावा कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी समेत कई दलों ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने समान आचार संहिता पर मोदी सरकार को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड पर आखिर तकरार क्यों। समान नागरिक संहिता पर पीएम के बयान के बाद सियासी घमासान। कॉमन सिविल कोड पर वोट बैंक की सियासत पड़ रही भारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा। महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस मुद्दे को उछालते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश आखिर कैसे चल पाएगा। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत भी बार बार कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। लेकिन वोट बैंक के भूखे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। अगर ये लोग सच में मुस्लिम समाज के हितैषी होते तो मुसलमान पिछड़ता नहीं। चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कैसे विरोध करने वालों पर प्रहार किया है। कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कॉमन सिविल कोड की खिलाफत करने वाले लोगों और राजनीतिक दलों की ओर से विरोध में तर्क दिए जा रहे हैं कि 3 तलाक के खिलाफ भी कानून बना, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं का शोषण और बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अगर कानून बनाना है तो उन मर्दों के खिलाफ बनाया जाए जो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्मों को भी नुकसान होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मंगलवार देर रात पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद ऑनलाइन इमरजेंसी बैठक की, जिसमें यूसीसी के विरोध का फैसला लिया गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड यूसीसी पर लॉ कमीशन के सामने पक्ष रखने की बात कर रहा है, जबकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रधानमंत्री का स्टंट है। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे। आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से क्या करना है, भारत के मुसलमान को इजिप्ट से क्या करना है, भारत के मुसलमान को दूसरे कंट्री से क्या करना है? आप क्या उनको बड़ा समझ रहे, हमको कम समझ रहे क्या? ये तो एंटी नेशनल बात कर रहे। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप?
कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून, हर धर्म, जाति और लिंग के लिए एक जैसा कानून, विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति बंटवारे के लिए सभी के लिए समान नियम। हालांकि यूसीसी के विरोध के बीच बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। वहीं 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर जनता से 1 महीने में राय मांगी है। धार्मिक संगठन या फिर कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी राय दे सकता है। हालांकि ये मांग काफी पुरानी है, लेकिन वक्त वक्त पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमेशा देश की सियासत पर हावी होता दिखाई देता रहा है। एक बार फिर इस पर राजनीति गर्म है, लेकिन देखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ जुबानी मांग खर्च तक टिका रहता है या वाकई इस दिशा में गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए जाने की तैयारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर घमासान मचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान क्या आया, जिसके बाद अब विपक्षी दलों की तरफ से भी यूसीसी को लेकर अब तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या चुनावी बेला में इसको सिर्फ स्टंट के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर वाकई में इसको लेकर गंभीरता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ वैभव अग्रवाल साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जेडीयू को रिप्रेजेंट करेंगे कुंवर अजय सिंह जी, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब हैं, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत लेकिन अग्रवाल साहब मैं आपसे ही करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ब्रह्मास्त्र है क्या बीजेपी का मिशन 2024 के लिए? देखिए ऐसा है अब मैं थोड़ा सा आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम चारों ही लोग राजनीतिक हैं और चारों ही लोग हम एक्चुअली पांचों ही लोग स्क्रीन पे एक दूसरे की रस्साकशी कभी नहीं करेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे एक दूसरे पे, चाहे विचार अलग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रत्नाकर भाई फिर भी थोड़े गर्म खून के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन बाकी लोग तो मस्त है एकदम। वो तो लखनऊ से कह रहे हैं कि मुस्कुराइए, मैं लखनऊ में हूँ। नहीं, आप मुस्कुराइए, आप एपीएन पे हैं, लो और बोलो। चलिए मुद्दे पर आइए। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जी। जब 2014 में भारत सरकार आई जी, उस पे हमें कितने लोगों ने खड़ी सुनाई, जी। खड़े सुनाया कि हम राजनीति छोड़ देंगे, देश में आग लग जाएगी। 170 आ गया तो आ गया। हाँ। क्या हुआ? बल्ले बल्ले, वहां पे टूरिज्म है जबरदस्त, अभी इकोनॉमी चल रही है, IIT IIM एम्स रहे हैं, और क्या चाहिए? प्रगति चाहिए ना अपने देश, ठीक है। उस पे लेकिन आज तक मेरे को याद नहीं है कि कभी कोई स्टेटमेंट आया हो कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। विचारों के आदान प्रदान चाहती, कोई बात नहीं। तो तब भी हमें बोला था का मास्टर है 370, चलो हो सकता है। फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक आया, ब्रह्मास्त्र है। फिर उसके बाद आया ढीमका आया, ये फिर ब्रह्मास्त्र। अरे भाई साहब, अम्मा जी के तर्कश में कितने तीर हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं? कहीं तो रुकेंगे यार। ब्रह्मास्त्र मतलब अल्टीमेट जी, मतलब ये अल्टीमेट नहीं है। कुछ कार्य हैं जो पिछले आजादी के 75 सालों से पेंडिंग पड़े थे, जो होते, तो हम तो क्रियान्वयन कर और कुछ भी, क्योंकि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिक समर्थन जी, वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता है, वो ऑलरेडी कानून में है। तो हम उसको केवल क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसको बहुत सालों तक शायद पिछली सरकारों ने, जिसमें हमारी भी सरकार है, शायद पिछली सरकारों ने इग्नोर किया है, अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां थी। लेकिन अब समय आ गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बोला जी, अब समय आ गया है कुछ ऐसी चीजों का क्रियान्वयन किया जाए जो बहुत सालों
हाँ। और उन पे किसी ने नजर नहीं डाली जी। क्योंकि अब का भारत चमक रहा है जिसको बहुत सालों पहले चमक जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। जनता अब जागृत हो रही है, अब चमक रहा है। लेकिन अब विपक्ष आगे आरोप बढ़ेंगे। लगा रहा है, वैभव अग्रवाल साहब, विपक्ष का कहना यह है कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मात्र स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव के समय ही इस तरह की चीजें याद आती हैं बीजेपी को। चलो अच्छा, चलो मैं विपक्ष का जो इल्जाम है वो अपने सर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं भाजपा के हमारे मेरे सामने एक्चुअली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, राजेश जी, वो थिंकर है हमारी पार्टी के, तो वो उनको बड़ा वो रहता है, तो वो मेरे को बता रहे हैं कि ये लगाओ। चलो अभी मैं उसमें भी 1 घंटा अपन यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको उसमें भी बताता हूँ कि खुले दिल से बोल रहा हूँ, इल्जाम अपने सर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर राजनीति कर रहे हैं, तो हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ क्योंकि एक राजनीतिक दल हूँ। देश की बात कर रहा हूँ। जब दूसरे राजनीति कर रहे हैं और हर चीज में ही खोट निकालना है, तो खोट निकलवा के ही राजनीति कर ले, फिर इसमें क्या हो गया? आपके बस की है तो आप कूटनीति अपनाइए, हमारी राजनीति के खिलाफ आइए। नहीं है तो साइड में बैठिए। यूसीसी तो आएगा, आप साथ है, बहुत बढ़िया। नहीं है, नमस्कार, यूसीसी तो आएगा। राम मंदिर के लिए भी हमने यही बोला था, राम मंदिर तो बनेगा, आप साथ है, बहुत बढ़िया। आपने चुना कि आप साथ नहीं है, राम मंदिर तो फिर भी बन गया। ठीक है, लेकिन आपत्ति क्यों है, रत्नाकर सिंह जी बताएंगे ना, क्योंकि उनकी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और आरोप यही कांग्रेस की तरफ से भी है कि जब मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो बीजेपी कुछ इस तरह की तर्कश के तीर लेकर सामने आती है ताकि लोगों का ध्यान बट सके। लेकिन मेरा सवाल रत्नाकर भाई आपसे यह है कि समान कानून पर सवाल क्यों? देश कानून से चलना चाहिए या फिर शरिया से? अक्षय जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उसके पहले मैं वैभव भाई एक कोट किए थे कि अब समय आ गया प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो प्रधानमंत्री जी ने समय आ गया है, वो यूसीसी लागू करने का समय आ गया है कि नहीं आया है, लेकिन चुनाव का समय जरूर आ गया है जी, जिससे कि इस तरह के मुद्दों को गरमाया जा सके और लोगों को एक दूसरे से बांटने का काम किया जा सके, जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती आती है चुनाव। इनको चुनाव के समय ही यूसीसी याद आता है, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो। हर चुनाव में एक एजेंडा लेके आते हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। पहली चीज तो ये है कि इतने सालों में आपने उत्तराखंड की भी सरकार हो चुकी है, आपके बने काफी दिन हो गए जी, अभी तक तो आप लोगों ने ड्राफ्ट तक नहीं तैयार कर पाए, और आप ड्राफ्ट बिना तैयार किए और लागू करेंगे, और ये सारी चीजें किस राज्य में आपने लागू किया अभी तक, ये बता दीजिए। तो ये सिर्फ चुनावी एक एजेंडा है, इनका एक हथकंडा है जिसको ये समाज में लाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि लोग उन चीजों पे चर्चा करें और मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। जैसा आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ऑब्जेक्शन करिए भाई मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। आज जनता के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है महंगाई का। आज जनता के लिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है जी, औरतों पे बढ़ता अत्याचार सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की घटती आमदनी सबसे बड़ा मुद्दा है, नौजवानों की पक्की नौकरियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दों पे ये चर्चा नहीं करेंगे, ये यूसीसी लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और एक देश एक कानून में दिक्कत क्यों होनी चाहिए रत्नाकर भाई? ठीक है, और आपने कहा कि वो सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए जैसे आपने उत्तराखंड का जिक्र किया या फिर उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, अगर वहां पर सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ती है, हालांकि उत्तराखंड सरकार प्रयास की बात कर रही है, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? अच्छा जी, अच्छा जी, हमें क्या दिक्कत है? ये खुद का जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट 2016 से जो करा रहे थे, 2018 में जो इनका रिपोर्ट आया है, उसमें खुद उन्होंने कहा है कि इस कानून को यूसीसी को लागू करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये खुद का रिपोर्ट जो है, जो इन्होंने सर्वे कराया, उसमें खुद उन्होंने रिपोर्ट में लाया है कि लागू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है वैभव साहब, जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। और यूसीसी को लाएंगे, और लाएंगे भी नहीं, खाली मुद्दा बनाएंगे। तो सर इसीलिए तो इस विषय को हम आज लेकर आए कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है या वाकई में इस मुद्दे में गंभीरता है? वैभव अग्रवाल साहब। भाई साहब, ऐसा है कि इस मुद्दे पे गंभीरता है और बहुत ज्यादा गंभीरता है। और आप समझें एक बात कि रत्नाकर भाई ने बोला, बहुत अच्छा बोला, प्रखर वक्ता है, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ।
और भुवन भाई से भी लेता हूँ और जेडीयू के हमारे नेताजी हैं उनसे भी लेता हूँ। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। लेकिन एक बात कई बार क्या हो जाता है जी कि इंफॉर्मेशन का अभाव हो जाता है। अब रत्नाकर भाई ने इल्जाम लगाया कि उत्तराखंड में बहुत समय से सरकार है तो उसमें तो अभी ड्राफ्ट भी नहीं बना। अब मेरे को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आशा करता था कि अगर कांग्रेस में थोड़ा सा भी एक इंफॉर्मेशन फ्लो होता तो मैं आपको बताऊं रत्नाकर भाई, इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन में। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड का फर्स्ट ड्राफ्ट पिछले महीने होम मिनिस्ट्री में सबमिट हो गया था और ये सेकंड और फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है वहां से, है ना। जो 30 तारीख आपको दी गई है वो एक्चुअली 30 तारीख मतलब उससे पहले ही आ जाएगा। जी भाजपा लागू सरकार कब करेंगे? का तरीका है काम कराने का। अरे एक मैं आ रहा हूँ उस पर भी आप मुस्कुराएंगे मैं जब आपको करूंगा राजनीतिक। ठीक है, थोड़ा कटाक्ष नहीं संक्षेप करूंगा, में। आपको पता है मैं प्रेम करता हूँ आपसे। लेकिन क्या है कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से विकास क्या है समय से पहले बड़ा हो रहा है ना। अपन ने पूछा कि यार अभी तो पैदा हुआ है अभी तो बड़ा होगा, तो विकास क्या फटाफट बड़ा हो रहा है ना। और दूसरी बात ये सेम टू सेम लाइन जो रत्नाकर भाई ने अभी मेरे पे कटाक्ष किया, ये सेम टू सेम लाइन राम मंदिर के टाइम भी बोली गई थी और 370 के टाइम भी बोली गई थी और हमने तब भी यही जवाब दिया था मंदिर वहीं बनेगा, बन गया। यूसीसी तो आएगा, आ जाएगा। 2024 चुनाव के पहले आएगा वैभव जी, हाँ या ना? अब देखिए इल्जाम लगेगा तो बढ़िया है, आप लगा ले इल्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समय अनुकूल है 2024 के चुनाव हो, 2026 के चुनाव हो या 2032 के चुनाव हो या 2039 के चुनाव हो, हर चुनाव से पहले। चले, यानी आप कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है। लेकिन प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए? देखिए अक्सर जी हमें लगता है जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है जी। वो हमें बताता है कि ये हनन है, धार्मिक जो हमें स्वतंत्रता मिली है ये कानून लगता है मुझे यूसीसी जो है जी। उसका हनन। और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों को लेकर जो कानून बनाया, जी जी निश्चित तौर पर ये हमें उसमें भी प्राकृतिक दिखाई देता है क्योंकि जो भारत का जो परिवेश था उसी के हिसाब से इसका कानून बना है। और आज सरकारें कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, समाजवादी विचारधारा की भी रही, लेकिन कभी इस पे राजनीति नहीं हुई और ना। और 3 साल पहले एक लॉ का स्टूडेंट होने के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई कि लॉ कमीशन 3 साल पहले भी इस पर अपनी राय मांगी, लेकिन उसको ठंडे मत्थे में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी। लेकिन आज इसको क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आज इसको जब ये लेकर आए इन्होंने प्रयोग भी करा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग भी करा, कर्नाटक तक को जोर शोर से उठाया, हम ये करेंगे, परिणाम इनके सामने है। हिमाचल में कहा, हिमाचल में परिणाम है। अभी उत्तराखंड की जिक्र कर रहे थे मेरे दोनों साथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मित्र वो वहाँ चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता ने इसको कुल मिलाकर नकारने का काम करा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आज जो इनका जो उद्देश्य है, जब महंगाई, बेरोजगारी और भारत के जो प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र कार्यक्रम का सुंदर नाम किया है, उसी पे प्रश्न होने लग गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री थे इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और समाजवादी विचारधारा के चंद्रशेखर से लेकर बहुत सारे हमारे मोरारजी देसाई साहब समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वो भी विश्व में गए और अमेरिका भी गए, लेकिन आज तक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी हमारे लोकतंत्र पर प्रश्न हुआ। ये पहली बार मोदी जी का जो जादू है, वैदिक है, कि आज देश को इस जगह पर लेके आ गए कि हमारे लोकतंत्र में भी प्रश्न होने लगे। ये बहुत भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। ठीक, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी या नहीं, विरोध करेंगे? देखिए हमने कहा ना, हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया, हम लोग दो विचारधारा को हमारी साइकिल है, साइकिल के 2 पहिए 2 विचारधारा है, एक लोहिया की विचारधारा और एक अम्बेडकर की विचारधारा। इससे कोई समझौता नहीं करते। जो अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें जो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों के लिए जो कानून बनाए हैं उन्हीं का अनुसरण करेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के लिए चुनावी स्टंट के तौर पर है, तो क्या प्रोफेसर साहब आपको, आपकी पार्टी को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है? सर्वोच्च अदालत भी कई बार यूसीसी लागू करने को बोल चुका है ना, वो संविधान के खिलाफ है क्या? देखिए आज ये प्रश्न उठता है भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कई लोग बोल चुके हैं इसमें, कई बार
जजों ने भी अपनी एक अलग से प्रेस करने का काम करा कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या है, ये देश से छुपा नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके पत्रकारों के लिए भी, आज जो पत्रकार सवाल करने का काम करते हैं तो सरकार तैयार रहती है कि फर्जी मुकदमे लगाए दिए जाए और उनकी इस प्रकार के। इसका मतलब क्या मानूं, सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है? देखिए, आज का जो परिवेश है वो परिवेश ठीक नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। खुलकर बोलिए ना, इतना दबा कर बोलने की जरूरत नहीं ना प्रोफेसर साहब। आप तो खुले विचारों के हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। मैं वही पे कह रहा हूँ, आदरणीय रत्नाकर जी हमारे जो बड़े भाई हैं और जो हमारे साथी बैठे हैं जेडीयू से, सभी लोग इसीलिए हम लोग एक हो रहे हैं क्योंकि आज जो लड़ाई है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इसी लड़ाई को हम लोग मिलकर आज बिहार में अन्य जो कांग्रेस जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, चाहे यूपी में हम लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जरूरत है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के को बेनकाब करें और ये जिम्मेदारी हम लोग सभी। ठीक है, मैं कुंवर साहब के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और प्रोफेसर साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये मांग तो काफी पहले से की जा रही है और सर्वोच्च अदालत ने आज थोड़ा ही कहा है। ये तो शाहबानो केस तो याद होगा ना, ये कब का मामला है? उसी वक्त कहा था कि देश को एक समान कानून की जरूरत है, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये तो पूरे देश को पता है, ये भी केवल चुनावी झुंझुना है इनका। और आप ये देखिएगा, 24 के चुनाव आते ही ऐसे ही चले जाएगा जैसे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहे थे, लोगों को नौकरी आ रही थी, क्योंकि ये जुमलेबाज लोग हैं। ये लोग तो कहते कुछ है, करते कुछ है। आज राम मंदिर की बात हमारे साथी कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। छोड़िए, मंदिर पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे, वो उस पर तो बहुत हो चुकी है। आप लोग साथ देंगे? अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च बीजेपी कर रही है, तो आप लोग आगे बढ़कर पहल कीजिए ना कि हम तैयार हैं, चलिए बनाइए कानून। हमारी पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पे इसके विरोध में है, हम लोग निश्चित तौर पे इसका विरोध ठीक कर है। रहे हैं। अब आपने कहा कि हम इसके विरोध में है पूरी तरह से। कुंवर अजय सिंह जी, आपकी पार्टी का मन क्या कहता है? विरोध तो कर ही रहे हैं। भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा भारत जो है जी, विभिन्नताओं में एकता का देश है। जी जी। और समान नागरिक संहिता की जो बात है, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा बजाया जा रहा है एक झुनझुना के समान। इनकी नीयत खोट है, इनके नीयत पे सवाल है। ये समान नागरिक संहिता लागू करके देश में क्या करना चाहते हैं? ये आदिवासियों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये जैनों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये बौद्धों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये सिखों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं? यानी कि देश में जो प्रधान चौकीदार हैं देश के, जो संगोल सरकार, इनकी नीयत खोट है। ये समान नागरिक संहिता लागू हो, अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसीजर क्या है? उस प्रोसीजर के तहत लागू हो ना। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग किया जाए, उसमें आपसी सहमति की व्यवस्था दी जाए, जो संविधान में परिणित। आखिर संविधान सभा में सिविल कोड की बात हुई थी जी, और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जो नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया था कि आगे चलकर इस पर विचार होगा। तो विचार हो, अच्छा से विचार हो, पर जो इसकी प्रक्रिया हो, जो प्रोसीजर हो, उसके आधार पे हो ना। लेकिन वही बात ये हमारे संगोल सरकार जो है, एक नया झुनझुना 2024 के हार के डर से, ये 4 राज्यों में चुनाव के हार के डर से ये पब्लिक को बरगलाना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं जी, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, जो कि देश के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। आपने अभी एक बात कुंवर अजय सिंह जी कही, आपने कहा कि अगर सबको बुलाकर बैठकर बातचीत बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, पूरा खाका तैयार किया जाए, तब तो ठीक है। यानी अगर विचार विमर्श के बाद अगर इसको लागू किया जाता है तो जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, विचार विमर्श की बात नहीं है, संविधान में ये वर्णन आता है जी, और इस पे सहमति नहीं बन पाई थी। संविधान सभा में सहमति नहीं बन पाई थी जी, जिसके वजह से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ अलग अलग नियम, हाँ होता है। एक परिवार में जो बुजुर्ग है उसके लिए दूसरा नियम होता है,
जो बच्चा है उसके लिए दूसरा नियम होता है, जो नौजवान है उसके लिए दूसरा नियम होता है। तो एक ही परिवार में जैसे जैसे लोग हैं उनके अनुसार पारिवारिक नियम होता है। अगर कोई मरीज है उसके लिए दवा की जरूरत है, कोई पहलवान है उसके लिए एक डाइट की जरूरत है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी परिवार वाले तो है नहीं, परिवार होता है इनका, तो इनके समझ में आता कि बच्चे के लिए क्या करना है, बड़ों के लिए क्या करना है, बुजुर्गों के लिए क्या करना है। तो हमारे भारत में विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है। उस धार्मिक स्वतंत्रता को आप तोड़ना चाहते हो। आप नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता टूटेगी कैसे? अगर किसी को 4 शादियां करने से रोक दिया जाता है तो उसे धर्म का क्या मतलब? अजय सिंह नहीं, आप सिखों को कृपाण धारण करने से रोकोगे, आप मुसलमानों को हिजाब धारण करने से रोकोगे, आप जैनियों को नंगा रहने से रोकोगे, श्वेतांबर बनने से रोकोगे, आप तो सब करोगे ना, देश के लोगों को तोड़ोगे ना आपस में। समान नागरिक संहिता का क्या मतलब हुआ? समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन जो इसका प्रोसीजर है, संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी और इसमें सहमति नहीं हुई, इसलिए नीति निर्देशक तत्व में इसको डाला गया। नहीं, सहमति तो बहुत सी चीजों पर कुंवर साहब पहले नहीं हो पाई ना, लेकिन बाद में वक्त आने पर सहमति बनी भी और वो चीजें लागू भी हुई। लेकिन जो आपने आशंकाएं व्यक्त की हैं, जो आपने बताया कि अगर ये लागू होता है तो उसका क्या कुप्रभाव पड़ सकता है, इस पर तो वैभव अग्रवाल साहब हैं जवाब देने के लिए। वैभव अग्रवाल जी होना चाहिए ना, वो कह रहे हैं कि आपसी सहमति बनाकर किया जाए तो दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, केवल ये अफवाह फैलाना। ठीक है अजय जी, आपके ही सवाल पर जवाब दे रहे हैं वैभव जी। ये केवल जुमला, ठीक है अजय भाई, ही है, एक प्रकार का जुमला ही है, ठीक है, इसमें नियत नहीं है और कोई। ठीक है, हो गया सर, ठीक। वैभव अग्रवाल साहब। अजय जी, आदर सम्मान सहित अजय जी का मैं शुरुआत भाई साहब अजय जी के वक्ता से करूंगा जी, और फिर जोशी जी के पास और फिर रत्नाकर भाई के पास। मैं थोड़ा सा यहीं से शुरू करूं। ठीक है सर, आइए जल्दी संक्षेप में आइए। लेकिन हाँ, और अजय जी मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जैन मुनि वाली बात और जो अन्य धर्मों वाली बात है वो बहुत अच्छी उठाई। मैं आपको बोलूंगा कि जैन मुनि निर्वस्त्र क्यों घूमते हैं ये आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जैन समुदाय की बेटियों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, है ना। जिस तरह शाबानो केस में हुआ था 1985 में, फिर उसके बाद 1995 में हुआ, और आपने 1986 में कांग्रेस ने वो केस पूरा राइट्स ही डाइल्यूट कर दिए, है ना। तो क्या है कि आपको धर्म के ऊपर बोलने से पहले मैं आशा करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं और मैं आशा करता हूँ कि हम राजनीति, मेरे एज के ग्रुप के लोग राजनीति आप लोगों को देख के सीखते हैं, तो आप ही अगर गलत बोलेंगे तो मैं क्या सीखूंगा। ठीक है, अब आ जाए अपन भुवन भाई की बातों पे। भुवन भाई प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और वो सही भी बोल रहे हैं। अगर अपन समाजवाद की नजरों से देखें तो वो सही भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि समाजवाद उनकी पार्टी जो है वो मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू करी थी, और वो यादव जो है कृष्ण जी के वंशज हैं, लेकिन समाजवाद से यादवों का कोई लेना देना नहीं है। वो तो अग्रवालों ने शुरू किया था समाजवाद। मुझे नहीं पता प्रोफेसर भुवन जोशी को ये बात पता है या नहीं पता है। हमारे राजा अग्रसेन बनिए क्यों बने थे, है ना। हम रघुवंशी हैं, हम भगवान राम के डायरेक्ट वंशज हैं, है ना। तो रघुवंशियों ने समाजवाद की शुरुआत करी थी। उनको बलि देने के लिए बोला गया था, बलि में क्योंकि खाना बाकी सब लोग नहीं खाते थे, तो उन्होंने बलि देने से मना कर दिया और उन्होंने हलवा बनवाया। ठीक है, तो समाजवाद वहां से शुरू हुआ। समाजवाद बनियों ने शुरू किया, यादवों ने शुरू नहीं किया। तो इनको एक्चुअली क्या है, जरूरी है बताना है प्रोफेसर, लेकिन कई बार क्या होता है, नॉलेज इसी तरह बढ़ती है। मैं भी पिछले 10 साल से डिबेट कर रहा हूँ, भारत के बारे में बहुत जानकारी मिली। ठीक है, दूसरी बात, अब आप रत्नाकर भाई को जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए रुकना है। वैभव भाई, अच्छा ठीक है, फिर आप प्रॉमिस करिए आप वापस मेरे पास। मैं आपके पास ही आऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं आऊंगा बिल्कुल। बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड की। प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे वाकई में गंभीरता है या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वैभव जी, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन सवाल एक और इसमें जोड़ रहा हूं, क्योंकि विपक्षी यही आरोप लगा रहे हैं कि देश की खूबसूरती के साथ बीजेपी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से ही सारी चीजों को क्यों देखती है। भाई साहब,
मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि विपक्ष अपने ही माया जाल में फंस रहा है सत्ता के मुंह में। मैं आपको बताऊं क्यों। मैंने जैसे अभी समाजवाद की बात करी, उसमें मेरे को कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। भुवन जी बोलेंगे मुलायम सिंह जी ने शुरू नहीं किया, लोहिया जी ने शुरू किया, लेकिन उस पर मुझे कोई नकार नहीं सकता कि समाजवाद की शुरुआत देश के बनियों ने करी। बात ही वहां से शुरू हुई, अग्रसेन समाज शुरू हुई वहां से हुआ, समाज के बोला गया, ठीक है। अब आपकी बात का आपका इल्जाम भुवन जी की दूसरी बात से मैच खाता है वो इसलिए क्योंकि भुवन जी ने बोला कि 3 साल पहले लॉ कमीशन ने बोला कि जरूरत नहीं थी। विपक्ष ये बोल रहा है, भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े एक्सपीरियंस है राजनीति में, वो ये बोल रहे हैं, विपक्ष सारा मिलके ये बोल रहा है। अभी भी 3:1 है मेरा, लेकिन वो तो कुंवर जी की, भुवन जी की और रत्नाकर जी की एक आत्मीय बात है। मेरे को कभी दबाते नहीं है, साथ में मिलके मेरे को हमेशा सीखने का मौका देते हैं, बोलने का मौका देते हैं, तो उसमें धन्यवाद करता हूं। हमेशा से 1 लाख की राजनीति करते ही हैं। आपका जो प्रधान चौकीदार है उसका भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं उस पर भी आऊंगा कुंवर साहब। ठीक है कुंवर साहब, लेकिन आप भी साथ रहे काफी वक्त तक। नहीं, हम साथ रहे तभी तो आपकी कमियां और अच्छाइयां दोनों जानते हैं। ठीक है अग्रवाल साहब। तो देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे आए राष्ट्र को एकीकृत करने वाली बात करने के लिए, पहली बार, जिसने जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार आइलैंड वो एक माना और उसके ऊपर एक नागरिक समानता की बात करी। पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए। क्यों? B.R. अम्बेडकर ने हमारा जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कब बनाया था? भाजपा कौन होती है? भाजपा की औकात ही क्या है? हमारी हैसियत ही क्या है जो हमारे संविधान को ललकारे? आर्टिकल 44 तो तब से लिखा हुआ है। लॉ कमीशन 3 साल पहले क्या बोल रहे हैं, किसी की क्या हिम्मत है? ये कानून है देश में ऑलरेडी, इसको लेकिन कानून को क्रियान्वित नहीं किया गया है। हम केवल उस प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं, क्योंकि ये सबने अपनी अपनी राजनीति के लिए शायद, और तो देश में एक साथ लागू करने में कोई अड़चन है अग्रवाल साहब? अगर कोई होगी तो मैं आपको दिलासे की बात नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी सरकार विश्वसनीय रूप से सक्षम है हर अड़चन के ऊपर पीछे करके उस पर आगे बढ़ने की। ठीक है, मैं रत्नाकर भाई अब आपके पास ही आऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि समान नागरिक संहिता आज की डेट में एक संवैधानिक जरूरत है देश के लिए? देखिए अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 10 कोस पे पानी। इतनी विविधता है हमारे देश में। विविध धर्म के लोग हैं, विविध संस्कृतियां हैं, रस्म रिवाज है, तो ये सब लोग अपने हिसाब से अपनी संस्कृति और धर्म रस्म रिवाज के हिसाब से मनाते हैं और उसका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरे देश में एक कानून लगा करके और सबको एक संस्कृति का पालन कराया जाए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उस पर जो है धार्मिक आजादी जो है छीनने का काम किया जाए। कैसे? आपको बता दूं मैं कि हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां हैं, आदिवासी भी हैं, वो अपनी परंपराएं उनकी अलग है। तो अगर ये यूसीसी आता है तो कहीं न कहीं वो अपनी परंपराओं से, या दूसरे क्रिश्चियन है या और समाज है, उनको कहीं न कहीं अपनी धार्मिक आजादी से हाथ जो है खोना पड़ेगा। मैं सिर्फ साफ चीज ये कहना चाहूंगा, लाए यूसीसी, हम उसको पहले ये ड्राफ्ट लेकर आए और ड्राफ्ट में उन बुद्धिजीवियों का राय मशवरा लिया गया है कि नहीं लिया गया है, जो उस धर्म से के बारे में जानते हैं, तो उस धर्म उसकी संस्कृति के बारे में जानते हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के एक ड्राफ्ट बनाए। अगर ड्राफ्ट सभी सबकी सहमति से अगर सभी धर्मों के हित के बारे में अगर बना करके लागू किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन रत्नाकर भाई, सिर्फ मुस्लिम ऐसा ना हो जाए, सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं को ही आपत्ति क्यों है? नहीं, सबको आपत्ति है ऐसा नहीं। आप बताइए ना कि बाकी धर्मों से आपने पारसियों की बात की, क्रिश्चियंस की बात की, हिंदुओं की बात की, सिख, जैन, तमाम धर्म के लोगों की बात की, इनसे जुड़ा कोई अब तक सामने आया विरोध में? या मुस्लिम वोट तो कह रहा है कि भाई हम तो लॉ कमीशन तक जाने को तैयार हैं, सिर्फ उन्हें आपत्ति क्यों है? जब आप
आप जब ड्राफ्ट बना लेंगे, उसमें उन सारी चीजों को जब इंक्लूड करेंगे, तो निश्चित रूप से हर समाज का, जहाँ पे उनके समाज का अहित होता है, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो है अपना वक्तव्य जरूर देंगे अक्षय जी। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लेता हूँ कि ये कहीं खाना पूर्ति उसी तरह न रह जाए जिस तरह के जम्मू कश्मीर में इन्होंने परिसीमन किया था, खाना पूर्ति किया था, सारी पार्टियों का ओपिनियन नहीं लिया था, एक खाना पूर्ति किया था, तो कहीं कुछ हजार का विधानसभा है, कहीं 2-2 लाख का विधानसभा है, क्योंकि ये परिसीमन इस तरह से वहां पे किए जिससे कि इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाए। तो इस तरह से मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि आप ड्राफ्ट बना कर लाइए, हम उस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं तो आपत्ति इस कानून को लेकर है रत्नाकर भाई, या फिर सर्वसम्मति के साथ, या आप लोगों को बुलाकर विचार विमर्श नहीं किया गया, इस वजह से नाराजगी ज्यादा है? नहीं, नाराजगी देखिए, नाराजगी जो है समय की नाराजगी है पहली चीज, कि चुनाव सर पे खड़ा है और आप इस तरह के यूसीसी कानून लाने की कवायद कर रहे हैं। आप उन मुद्दों पे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आप न ध्यान दे करके और सिर्फ जनता का ध्यान बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक चीज कहना चाहूंगा अपने भाई से, पूछना चाहूंगा कि देखिए, सीआरपीसी और आईपीसी में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बहुत जगह नहीं देखी गई। अब आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में आप अगर रेप का दोषी को डेथ पेनल्टी दिया जाए, और वहीं पे उत्तर प्रदेश में उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो सजा दी जाती है। आप एक चीज और उदाहरण देना चाहूंगा मैं, गोवा में गोकशी पे सरकार जो है अलाउ की है, वहां पे टैक्स वसूला जाता है, वहीं पे गौकशी जो है गुजरात में बैन किया जाता है। कहीं ना कहीं कानून जो है हर राज्य के हिसाब से अलग अलग बनाए गए हैं और उसका अनुपालन होता है, क्योंकि वहां की संस्कृति, वहां के लोग अलग किस्म के हैं। गुजरात के लोग बहुत धार्मिक हैं, गोवा के लोग जो है वहां पे सभी धर्मों के लोग हैं, और गोकशी को बहुत ज्यादा। लेकिन गोवा वही स्टेट है जहाँ पर यूसीसी लागू है, एकमात्र वही है स्टेट। रत्नाकर उस तरह से लागू नहीं है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे आप कि ये पूरा केंद्र में एक साथ लागू हो सकता है कि नहीं अक्षय जी, ये संविधान को जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक यह जो है यूसीसी पूरा एक साथ केंद्र में लागू नहीं हो सकता। संविधान में कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये लागू होगा तो राज्य अपने स्तर पे लागू करेंगे। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, जी, संविधान आखिर में जब संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है, जी, गारंटी ये देता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, गारंटी देता है, मतलब धार्मिक आजादी की जब गारंटी देता है, तो आप भाई साहब ये नई नई चीजों को लेकर क्यों आके थोपना चाहते हैं? लेकिन धार्मिक आजादी के नाम पर अपने मंसूबे अगर पूरे किए जाए वो ठीक है क्या रत्नाकर भाई? मतलब धार्मिक आजादी यही है कि 4 शादियां करने की इजाजत दे दी जाए, ट्रिपल तलाक कभी भी आप दिन रात कभी सुबह शाम कभी बोल दीजिए, इसकी छूट मिल जाए, ये धार्मिक आजादी है? ट्रिपल तलाक आप ट्रिपल तलाक एक बार लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो महिलाओं पे अत्याचार रोक दिया है, एक मिनट, हमने तो महिलाओं पे अत्याचार रोक दिया है, फिर आप यूसीसी लेके आएंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है निश्चित रूप से वो सारी मान्यताएं जो हिंदू धर्म में है वो मुस्लिम धर्म में भी होंगी। समान आचार संहिता के एक तरफ तर्क दिए जा रहे हैं कि आज ये देश के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर साहब आपके पास आऊंगा। देश की खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ इसको क्यों मानकर चला जा रहा है? अगर नियम बनता है, वो नियम प्रोफेसर साहब के लिए या फिर वैभव अग्रवाल जी हो, रत्नाकर सिंह जी हो, कुंवर अजय सिंह जी हो, सब एक कानून के दायरे में हो, तो इसमें दिक्कत कहां है? देखिए, मैंने आपको बताया और हमारे साथियों ने भी बताया कि एक परिवार में कैसे, हमारे कुंवर साहब ने बताया कि कैसे अलग अलग वृत्त के लिए नियम अलग होता है, स्त्रियों के अलग होता है, बालक के अलग होता है, जो कि मोदी जी कहने का काम करेंगे पूरे देश में एक कानून है। अब राज्यों के बारे में आ जाते हैं, जैसे हमारे रत्नाकर भाई साहब ने कहा कि गोवा में वहाँ पर जो है मीट अलाउड है गाय का, और उसका बदले में टैक्स भी वसूल करा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोकशी अपराध है। तो जब ये जो आप मतलब मसला जो आ रहा है वो मतलब आज जो विभिन्नता में एकता है उसके स्वरूप को छेड़ने की जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और कई हमारे यहाँ मजहब है, कई हमारे यहाँ संस्कृति है, और संस्कृतियों मजहबों पर भी एक हमला
है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट सीट है। और मैं एक बहुत बात जिम्मेदारी से कहूँ, रत्नाकर साहब ने भी कहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, लेकिन जेडीयू के हमारे साथी है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ता हूँ इसमें, एक अकेला मोदी सब पर भागी, फिर भी मांगे जीतन राम मांझी, फिर भी जीतन राम मांझी की आवश्यकता। केजरीवाल साहब समर्थन में आ गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसको तो फौरन लागू करना चाहिए। ये कहीं अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को लेकर बदला तो नहीं है कि जाओ आप हमारा समर्थन नहीं करोगे तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो बात कही है, हम तो उसी बात को फॉलो करते हैं। कृषि कानून पे भी समर्थन किया था उन्होंने, हम उसको सबसे आगे दिखाई देंगे। आदरणीय ममता जी ने करा, आदरणीय चंद्रशेखर रावत साहब ने करा, आदरणीय नीतीश जी कर रहे हैं, हम सबके साथ है। और निश्चित तौर पे जब एनडीए भी बना था तो कुछ लोग एनडीए के साथ, कुछ यूपीए के तीसरे में भी रहे होंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, बेहद लड़ाई है। जो आज आपका कार्यक्रम है उसको लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और देश को बचाने की, इसीलिए हमें जनता ने चुनती है, मौका देती है, अवसर देती है। चले बिल्कुल सर, देश तो सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि होना भी चाहिए। लेकिन आपने कुंवर अजय सिंह साहब की जिस बात का समर्थन किया कि परिवार में बुजुर्गों के लिए अलग नियम होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, महिलाओं के लिए अलग होते हैं, लेकिन शादी तो एक ही होती है सभी की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, एक ही शादी करेगा। तलाक के लिए भी वही प्रक्रिया पालन करेगा जो बुजुर्ग करेगा जब बेटा बड़ा हो जाएगा। तो जो नियम होंगे वो तो सभी के लिए एक होंगे ना। हाँ, कुछ रिवायतें हैं। आपके प्रश्न का जवाब भी आप में है। आपने मेरी बात का भी समर्थन करा है, लेकिन ये कहा है कि जो कुछ कानून है उनके सबके लिए नियम एक होंगे, लेकिन स्थिति सबकी अलग अलग है। यही हम कह रहे हैं, देश जैसे परिवार होता है, परिवार में बालक का अलग स्वरूप होता है, बुजुर्गों का अलग होता है, युवाओं का अलग होता है, स्वरूप सबका। यही तो देश का स्वरूप है, यही तो देश की खूबसूरती है कि आज जैन समाज का अगर कोई जो संत है वो अगर नग्न अवस्था में रहता है तो ये उसका संतत्व है। तो इसको आप बदल देंगे। जैन समाज में तो अब उनका जो लीड है, जो धार्मिक उनका लीड करता है, वो व्यक्ति का आप ठेस पहुंचाने का काम करके भारतीय जनता पार्टी। देश में जो बहुत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और आप लगातार जो वादे, मैं तो कह रहा हूँ 2014 से पहले का जो आप अपना घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा 9 साल में आपने कितना काम खड़ा करा है। घोषणा पत्र की आपने बात की है तो बीजेपी के घोषणा पत्र में तो यूसीसी भी है। कुंवर अजय सिंह जी, अब आप अपनी भी बात पूरी कर लीजिए। और साथ ही आप कह रहे हैं कि रायशुमारी, असल में दिक्कत सही समझ में नहीं आ रही है कि आपत्ति, नाराजगी किस बात को लेकर है? आप लोगों को इस कानून को लेकर नाराजगी है या फिर आप लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस वजह से ज्यादा गुस्सा है? अच्छा जी, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ जी कि जिस चीज से हमारे प्रधानमंत्री जी 9 सालों से भागते रहे, बचते रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पुलिस की तरीके से, पुलिस की भूमिका निभाते हुए इतना बेहतरीन तरीके से इनको कटघरा में खड़ा किया। और अमेरिका में एक भोदा विद्यार्थी के तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी उस पत्रकार का सवाल का जवाब नहीं दे पाए और गोल गोल घुमाते रहे। इस बात के लिए आपको खुशी है? वहाँ इनकी विफलता को देख करके हम देश का, इनके वजह से देश का सर नीचे हुआ है। और इस स्थिति से बचने के लिए बाकी 2024 के चुनाव को देखते हुए इन्हें एक नया कोई न कोई मनगढ़ंत जुमला बनाना था। इनकी नीयत पे सवाल है, इनके समय पे सवाल है। ठीक है, आप नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी अमेरिका का जिक्र किया। अजय सिंह जी, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ। आपने अमेरिका का जिक्र किया कि वहां पर किस तरह से हिचकिचा गए या जवाब दे पाए, नहीं दे पाए, लेकिन उसी देश का राष्ट्रपति अगर तालियां बजाता है इस बात को लेकर कि भारत और अमेरिका का लोकतंत्र समान है, यहाँ पर विविधता है, तो उस पर आपको खुशी नहीं होती? अपमान हो गया देश का, तो इस पर आपको लग रहा है कि ठीक है? हमारे प्रधानमंत्री जी 9 सालों से प्रेस वार्ता से बचते रहे और इतना बेहतरीन पुलिस की भूमिका निभा करके इनको कटघरे में खड़ा किया। ओबामा साहब अब कहाँ हैं? अब तो ना वो 3 में ना 13 में किया। ओबामा साहब का आप जिक्र करना चाह रहे हैं, वो ना 3 में ना 13 में, उनका काम खत्म हो गया। मेन पॉइंट पे आते हैं कि पूरे विश्व में हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है जी, अनेकता में एकता। हम विभिन्न धर्म जातियों के विभिन्न क्षेत्र के रहने वाले हैं, विभिन्न पहनावा है, विभिन्न वेशभूषा है, विभिन्न हर चीज है,
लेकिन जब कोई राष्ट्र की बात आती है तो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई हाल का उदाहरण जल्दी से आप बता दीजिए, ऐसा कोई हाल का उदाहरण जल्द से जल्द बता दीजिए अजय सिंह जी, फिर मैं जाऊं वैभव जी के पास, क्योंकि जो शंका आपकी है उस पर वो उत्तर देंगे। और रही बात की प्रधान एग्जाम्पल दीजिए अजय सिंह जी, क्या चीज कि जहां पर देश का सवाल हो और सारी पार्टियां सब लोग एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए हो। हाल में ऐसा कोई उदाहरण आपको नजर आता है? ये कई बार शास्त्री जी ने आवाज दिया, पूरा देश भूखा रहना स्वीकार कर लिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? इसका मतलब आप नॉलेज तो देखिए। जब भी देश पे मौका आया, नेहरू जी ने आवाज दिया, लोग खड़े हो गए। ना आप शास्त्री जी हैं ना नेहरू जी हैं, सवाल तो ये है ना सर। आज 2023 में आप पहुंच गए, आप 2023 में पहुंच गए, कहाँ की बात कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि गले मुर्दे उखाड़ रहे हो। हम 2023 में संगोल सरकार की बातों पे देश की जनता को भरोसा नहीं है। चले ठीक है, कि ये केवल मन की बात करेंगे, काम की बात ठीक है। वैभव अग्रवाल साहब वो कह रहे हैं कि अपने मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं और जन की बात गई साइड। चौकीदार उन्हें जब जो मर्जी आती है तब वो कहते हैं कि भाई आज से ये नया नियम लागू। रात में 8 बजे टीवी पर आ जाएंगे, कह देंगे भाई आज से नोटबंदी। वो सीधा इशारा कर रहे हैं। ये डर भी वहाँ है, जाना चाहते हैं जी। केवल कागजों में ही जो कुछ देना है देंगे, कुछ हकीकत में नहीं देंगे जी। देश की जनता ठीक है अजय जी आपकी बात हो गई ना, आप ही के सवाल पर वो जवाब दे रहे हैं। को देश की सत्ता से दूर करना। ठीक है वैभव अग्रवाल साहब। क्या है कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष हैं, क्या उनके अभी डिप्टी सीएम के माननीय सम्माननीय सजायाफ्ता पिताजी ने, अब तो ललन सिंह हो गए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो क्या खुले मन से उनको करप्शन बाबू ने बोला था, है ना? उनकी हैसियत नहीं दिखाई दी। डिप्टी सीएम ने क्या उनको करप्शन चाचा नहीं बोला था? तेजस्वी ने और मतलब पलटू मामा। ठीक है अजय सिंह जी, क्या बोला था? तो क्या है कि राजनीति में जेडीयू तो भाजपा को राजनीति दिखाएगा नहीं, है ना? जिस इंसान की खुद की सरकार एक टांग पे खड़ी है वो प्रधानमंत्री बनने के सबसे चले, यानी कुल मिलाकर ये तो जरूर कहा जाएगा कि ये मुद्दा इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है। इस पर घमासान तो जबरदस्त होगा। ये शुरुआत है। भले ही विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, सरकार कह रही है कि ये देश की जरूरत है और उसको तो लागू होना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष को पीड़ा इस बात की भी है कि कोई भी आप नया नियम लाना चाहते हैं, कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं या नया कानून बनाना चाहते हैं, तो भैया हम भी देश की विपक्षी पार्टी सही, लेकिन हम भी देश में रहते हैं, हमारी भी राय महत्वपूर्ण होती है। हमसे भी तो कम से कम राय मशवरा किया जाए। ये भी चिंता विपक्ष को है कि हमसे बगैर रायशुमारी किए अपनी मनमर्जी की जाती है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। माफी चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।